हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और ना किसी तरीके का पेमेंट करना है। सब कुछ आपके लिए यहाँ पे 100% फ्री है। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपसे गेट इन टच हो जाएगी। बाकी आज का जो सेशन है ये हमारे क्लास 11th के मैथ्स पे होने वाला है, जहां पे हम हमारे चैप्टर नंबर 7 यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे अभी तक हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और अभी तक जितने चैप्टर्स मैंने क्लास 11th में कवर किए हैं वो सारे चैप्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर जिस वीडियो को देखने का मन हो आप देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है परम्यूटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। भाई क्या होते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन जब आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको इसका फॉर्मूला भी दूंगा मैं यहाँ पे, और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस भी जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वापस से एक बार टॉपिक का नाम सुन लीजिएगा, परम्यूटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि भाई ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई आपके पास एक लेटर ए है, दूसरा लेटर बी है, तीसरा लेटर सी है, ऐसे ही चौथा लेटर डी है। यहां पे जो 4 लेटर है, 4 डिफरेंट लेटर हैं। यहां पे ऐसा तो नहीं सेम लेटर हो गए, नहीं, 4 डिफरेंट लेटर है। इन्हीं को बोला जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और परम्यूटेशन का मतलब मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। भाई ये आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है वो हम यहां पे इस डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद होगा आप लोगों को मैंने सिखाया था कि जैसे आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला बता रहा हूं इस वीडियो के लिए। मान लीजिए आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n जो है अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट निकालना चाहते हैं, r ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना चाहते हैं। मतलब इसको एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, 100 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उन 100 चीजों में से मैं 5 चीजों का, 5 ऑब्जेक्ट्स का जो है अरेंजमेंट करना चाहता हूं। मेरे पास 100 चीजें हैं, मान लो मेरे पास 100 किताबें हैं, उन 100 किताबों में से 5 किताबें मैं चुनना चाहता हूं और उन 5 किताबों का क्या करना चाहता हूं? मैं अरेंजमेंट करना चाहता हूं। वही कुछ चीज यहां पे है। भाई आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन n ऑब्जेक्ट में से आप r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो पता है फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फॉर्मूला होता है NPR। फॉर्मूला क्या होता है? NPR। यहां पे आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो टोटल थे वो 100 थे, उनमें से सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट का आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला बनता है 100p5। तो ये जो है आपका फॉर्मूला होता है NPR। भाई इस NPR फॉर्मूले के लिए मैंने आपको एक्सपांशन भी दिया था कि मान लो यहां पे NPR है तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको नीचे वाली वैल्यू मालूम है, भाई नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आपको मालूम है कि नीचे वाली वैल्यू 5 है, तो आप चीजों को इस तरीके से मत देखिए। मैंने सिखाया था कि ऊपर वाली चीज देखिए और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। कितनी बार रिवर्स ऑर्डर में लिखिए? भाई 5 बार लिखिए। 100p5 है तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको रिवर्स ऑर्डर में 5 बार लिखना है। यानी कि शुरू होगी कहानी 100 से, उसके बाद यहां पे 99 आएगा, फिर यहां पे 98 आएगा, फिर यहां पे 97 आएगा और फिर यहां पे 96 पे गाड़ी अपनी रुक जाएगी। गलत तो नहीं कर दिया अपन ने? 5 लिखा, 100, 99, 98, 97 और 96। ऐसा होता है अपना परम्यूटेशन। तो ये 2 अलग अलग चीजें मैंने सिखाई थी कि भाई आर की वैल्यू नहीं मालूम है तो ये फॉर्मूला लगाना, आर की वैल्यू मालूम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, रिवर्स में चले जाना शुरुआत से जितनी दूर तक बोल रहे हो वहां तक। तो ये होते हैं आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था उसके बाद कि भाई कभी कभार क्या होता है कि जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उन सब का अपन परम्यूटेशन करना चाहते हैं। यहां पे क्या हुआ, आपके पास ऑब्जेक्ट्स थे 100 लेकिन उसमें से सिर्फ 5 चीजों का परम्यूटेशन करना चाहते थे, आप 5 चीजों का अरेंजमेंट करना चाहते थे, तो आपने लगाया 100p
P5। लेकिन कई बार आपको कैसा मिलेगा क्वेश्चन कि भाई आपके पास जो है 100 ऑब्जेक्ट्स हैं और आप 100 के 100 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने कि आपके पास 100 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना चाहते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात समझ आ रही है आपको? भाई अभी जो मैंने बोला उसमें से 100 में से सिर्फ 5 चीजों का अरेंजमेंट किया आपने। अभी मैं 100 में से कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, जितनी चीजें दी हैं मुझे सबका अरेंजमेंट करना है, सब कुछ एक बार में लेना है। यानी कि इस बार मैंने 100 में से कितने ले लिए? 100 में से 100 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, यानी कि n तो मेरा 100 था ही, साथ में मेरा जो r हो गया वो भी 100 हो गया। बात समझ आ रही है आपको? भाई जब मैंने 100 P5 बोला था तो 100 में से 5 ऑब्जेक्ट उठाए थे। अभी मैंने बोला 100 में से 100 के 100 ऑब्जेक्ट परम्यूटेट करने हैं, 100 से 100 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, यानी कि n तो 100 था ही जो टोटल थे, जितने चुने वो भी 100 हो गए। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनता है? भाई फॉर्मूला तो सेम बनेगा NPR, लेकिन किस्मत की बात यह है कि n भी 100 है और r भी 100 है, यानी कि फॉर्मूला यहां पे बन जाता है 100p100। अब बात यह आती है कि सर ये 100p100 क्या होता है? तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको npn दिखे तो आप आंसर लिख देते हैं n फैक्टोरियल। जब भी आपको npn दिखे तो आंसर आप लिख देते हैं n फैक्टोरियल। अभी एग्जांपल के तौर पे देखिएगा 100p100 मिल गया तो आंसर आप लिख देंगे 100 फैक्टोरियल। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है अगर उन सबका परम्यूटेशन करना है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट का, तो या तो npn लिख दो या तो डायरेक्ट आंसर में आप n फैक्टोरियल लिख दो। चॉइस इज योर्स, जैसे भी आप उसको लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि हमारे पास 2000 ऑब्जेक्ट है, हमें 2000 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, 2000 के पीछे हमने फैक्टोरियल लगा दिया। या फिर इसको बच्चा ऐसे भी समझ सकता है कि ठीक है 2000p 2000 लिखेंगे, जिसका एक्चुअल मतलब तो 2000 फैक्टोरियल ही होता है। तो यहां पे जो अपन ने दो अलग अलग सिचुएशंस जो डिस्कस किए और फॉर्मूले डिस्कस किए, बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों से, इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से इस आने वाली ये जो अपनी वीडियो चल रही है, इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिए और आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। और अगर अभी तक आपने परम्यूटेशन वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने लास्ट बनाई थी, और NPR वाली वीडियो जहां पे मैंने NPR से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, तो एक बार जरूर देखिएगा। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो है लेकिन बहुत इफेक्टिव वीडियो है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ उसमें मैंने सिखाया है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं एक एक करके, जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं। जैसे कि ये हमें पहले एग्जांपल दिया गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू। भाई क्यू मतलब एक वो जो होती है ना, जब असेंबली के लिए आप जाते हो और वो क्यू, समझ रहे हो ना क्यू क्या होता है? लाइन जो बनाते हो, एक लाइन में 6 लोग किस प्रकार से खड़े हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो 6 लोग होंगे, लोग तो अलग अलग होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे 2 सेम टू सेम लोग हो जाएंगे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वो ट्विंस हुए तो ट्विंस का चेहरा मिल सकता है, पर भाई इंसान तो 2 डिफरेंट है, अरेंजमेंट अलग अलग कहलाएगा, नाम तो एटलीस्ट अलग होगा, नाम नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी। तो यहां पे 6 लोग बोला मतलब 6 डिफरेंट पर्सन ही कंसीडर करना है, ये ट्विनिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें ना लाइएगा, ठीक है? आप बोलेंगे 6 लोग बोला उसने क्वेश्चन ने, मतलब 6 डिफरेंट पीपल को हम कंसीडर करेंगे। तो हमको 6 पीपल्स को एक क्यू में स्टैंड करना है। भाई हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट 6 हैं, और क्या हमें 6 के 6 अरेंज करने हैं? यस, हमें 6 के 6 अरेंज करने हैं। यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स n हो और सभी का परम्यूटेशन करना हो तो आप फॉर्मूला लगाते हैं NPN, जो कि कितना होता है भाई? जो कि n फैक्टोरियल होता है। यहां पे 6 लोग हैं, हमें 6 के 6 को अरेंज करना है, तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला लग जाएगा 6p6, जो कि होता है 6 फैक्टोरियल। मैंने आप लोगों को 6 फैक्टोरियल याद रखने के लिए भी बोला था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद रखा होगा। भाई 6 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 720, ठीक है? मैंने आपको याद करवाया था 7 फैक्टोरियल तक, काम की चीज है, याद रखिएगा कि आपका जो 6 फैक्टोरियल होता है वो होता है 720। तो इस तरीके से 720 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप 6 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं। बात आप समझ पा रहे हैं? ये 620 क्या है? वेज हैं। ये 620 क्या है? परम्यूटेशंस हैं। ये 620 बोल रहा हूं,
ये 720 क्या है? वेज हैं। ये 720 क्या है? परम्यूटेशंस हैं। ये 720 क्या है? आपके अरेंजमेंट्स हैं। कितने लोगों के? 6 लोगों के, 6 चीजों के। जरूरी नहीं है ह्यूमन बींग्स पे, अगर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आप और उन 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप एक लाइन में अरेंज करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका यही होगा। आई होप आपको पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल कुछ ऐसा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 4 फ्लैग फ्रॉम 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। भाई यहां पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो 6 है। यहां पे देखिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं, 6 झंडे हैं। इन 6 झंडों में से हमें सिर्फ 4 फ्लैग की मदद से क्या बनाना है? सिग्नल बनाना है। पहले सवाल समझिए, बाकी आंसर तो समझ जाएंगे। भाई हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं, उन 6 फ्लैग्स में से हमें सिर्फ 4 फ्लैग्स का क्या बनाना है? सिग्नल बनाना है। क्या हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करने हैं? नहीं, हमें सारे में से सिर्फ और सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने हैं। अरे सर ये तो वो वाली सिचुएशन हो गई कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन था और उस n ऑब्जेक्ट में से हमने सिर्फ r ऑब्जेक्ट को चुना। बात समझ पा रहे हैं आप? भाई आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गिवन थे और उस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आपने सिर्फ r ऑब्जेक्ट को चुना और फिर आपने बोला था कि सर आप उसको ऐसा लिख दो npr। ये नंबर ऑफ तरीके हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए। भाई यहां पे भी आपको 6 फ्लैग्स गिवन थे, उन 6 फ्लैग्स में से आपने 4 फ्लैग चुनना है, उनका सिग्नल बना देना है। तो आप बोलेंगे कि सर आंसर हो जाएगा 6p4। और यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, यहां पे क्वेश्चन में ही लिखा है डिफरेंट सिग्नल्स और क्वेश्चन में ही लिखा है कि आपके फ्लैग जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। भाई अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख जाता ना कि 2 फ्लैग का कलर सेम है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो एनपीआर वाला फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, ये जो एनपीएन वाला फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपके सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हो। यहां पे जो 6 फ्लैग्स दिए गए हैं उन 6 फ्लैग्स का कलर क्या है? डिफरेंट है, यानी कि वो फ्लैग्स क्या है? डिफरेंट है। तो ये फॉर्मूला लग पाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो 6 बंदे थे जिनको हम अरेंज करना चाहते थे, 6 ह्यूमन बींग्स जो थे वो डिफरेंट थे, इसीलिए हम वहां पे फॉर्मूला लगा पाए। फिलहाल इस सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला कि 6 झंडे हैं भैया, 4 फ्लैग से सिग्नल बनाना है। हमने बोला ठीक है, ये तो ये वाला केस हो गया कि n ऑब्जेक्ट है, उसमें से r ऑब्जेक्ट उठाना है और नंबर ऑफ वेज बताना है, तो npr हमने लिख दिया। भाई यहां पे 6 फ्लैग है, उसमें से 4 फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो हम 6p4 लिख देंगे। अब 6p4 को सर ने सॉल्व करना भी सिखाया था बिल्कुल। मैंने बोला था अरे नीचे r वाली वैल्यू आपको मालूम है तो हम रिवर्स वाला सिस्टम यूज करेंगे। कहानी शुरू करेंगे हम 6 से। 6 के पीछे आता है 5, फिर आता है 4 और फिर आता है 3। लीजिए हमने 4 बार रिवर्स में लिख दिया, काम खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा। 6 5 होता है 30, 4 3 होता है 12। सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आपको मिल जाएगा 360 वेज। क्या आंसर मिल जाएगा? 360 वेज। 360 तरीके हैं सिग्नल्स बनाने के, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस सवाल के बाद, इस एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल पे हम आते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिफरेंट रिंग्स बी वॉर्न इन 4 फिंगर विथ एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। पहले तो सवाल समझते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि भाई एक इंसान के हाथों में तो 5 उंगलियां होती है, पर हम मान लेते हैं कि आज उसका मन है इस उंगली, ऑब्वियसली इस उंगली में रिंग पहनते हैं क्या? चलो अपन मान लेते हैं कि उसका मन है कि यार इस उंगली में तो मैं रिंग नहीं पहनूंगा, मैं सिर्फ इन 4 उंगलियों में रिंग पहनूंगा। किसमें नहीं पहनूंगा? तो जो छोटी वाली उंगली है ना, मैं उसमें रिंग नहीं पहनूंगा, बाकी जो बची 4 है मैं उसमें रिंग पहनूंगा। अब रिंग कितनी है और उंगलियां कितनी है? भाई उंगलियां तो 4 हो गई और रिंग कितनी है? 3 हो गई। चलिए इधर देखिए, भाई आपके पास यहां पे फिंगर्स क्या हो गए? यहां पे जो आपके फिंगर्स हो गए ये हो गए 4। अच्छा 4 फिंगर्स डिफरेंट है ऑब्वियसली, और यहां पे आपके पास रिंग्स कितनी हो गई? यहां पे रिंग्स हो गई आपके पास 3। रिंग्स क्या हो गई? 3। और ये जो 3 रिंग्स हैं हमें इसके बारे में नहीं मालूम ये 3 रिंग्स डिफरेंट हैं कि सेम है। क्या आपको कहीं पे क्वेश्चन में बोला गया है? अच्छा क्वेश्चन में हाँ बोल तो दिया, क्वेश्चन में रिंग्स भी क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट 3 डिफरेंट रिंग्स। लीजिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उन्होंने दे दिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? आपके डिस्टिंक्ट हैं। फिलहाल भाई हमारे पास 4 उंगलियां हैं और 3 रिंग है, हमें चारों उंगलियों में रिंग्स को पहनना है।
और एक और कंडीशन दी गई है, कंडीशन ये दी गई है एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर, मतलब एक फिंगर में एक रिंग से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि आपके पास 4 फिंगर है, आपने तीनों के तीनों रिंग जो है इस वाली उंगली में घुसा ली, ये काम नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पास 4 फिंगर है, अपन ने तीनों की तीनों रिंग्स जो है इस इंडेक्स फिंगर में घुसा ली, ऐसा काम नहीं करना है। तो क्या करना है, तो ऐसे कुछ अरेंज करना है कि जो 4 उंगलियां हैं इसमें से किसी 3 उंगलियों में रिंग हो, एक एक एक। या तो ऐसा हो सकता है, अब मैं बना नहीं सकता डायग्राम, मेरी डायग्राम बहुत खराब है, इसीलिए मैं हाथ और उंगलियां बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको कोई अलग ही ऑब्जेक्ट दिख जाएगा वो। तो कुछ ऐसा है कि ये 4 उंगलियां हैं, मैक्स क्या सिचुएशन हो सकती है, एक रिंग इसमें पहना दो, एक रिंग इसमें पहना दो, एक रिंग इसमें पहना दो। अच्छा ऐसे देख लो, एक रिंग इसमें पहना दो, एक रिंग इसमें पहना दो, एक रिंग इसमें पहना दो, एक ये सिचुएशन हो गया। अब किसी ने बोला इसके जगह कुछ और कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, एक रिंग इसमें पहना दो, एक रिंग इसमें पहना दो, एक रिंग इसमें पहना दो। तो आपको ऐसे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन और सिचुएशन है, देखिएगा भाई आपके पास 4 फिंगर 3 रिंग, 4 फिंगर 3 रिंग, तो आपके पास टोटल फिंगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। उन 4 फिंगर में क्या चारों फिंगर में एक ही बार में रिंग डाल दोगे, सोच के देखो, क्या चारों फिंगर में एक ही बार में रिंग डाल दोगे, नहीं सर, चारों फिंगर में एक बार में तो हम रिंग नहीं डाल सकते। तो 4 फिंगर में से कितनी फिंगर में एक बार में रिंग डालोगे, तो आप बोलोगे कि सर 4 फिंगर में से 3 फिंगर में एक दफा रिंग डाल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को, भाई आपके पास फिंगर कितनी है, 4, इस फिंगर में अपना रिंग पहनने का मतलब नहीं है। अपने पास 4 फिंगर है, क्या चारों फिंगर में एक ही बार में रिंग डाल दोगे, नहीं डाल पाओगे। क्यों, क्योंकि रिंग तो तुम्हारे पास 3 है और कंडीशन भी ये बोल रहा है कि भाई एक फिंगर में एक रिंग आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब करें तो करें क्या, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार इन 4 फिंगर में से अपन कोई से 3 फिंगर चुन लेते हैं और उन 3 में रिंग पहना देंगे। अपना दिमाग क्या बोलेगा कि भाई इन 4 फिंगर में से कोई से भी 3 फिंगर चुन लेते हैं और उन 3 फिंगर में रिंग अपन पहना देंगे। बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि सिचुएशन यहां पे ये है कि आप 4 फिंगर में से 3 फिंगर चुन लीजिए, बाकी काम तो हो गया। अब 4 फिंगर में से 3 फिंगर चुनना भी है और उसको क्या करना है, उसमें रिंग भी पहनानी है और रिंग भी डिफरेंट है, यानी कि कुछ ऐसा खेल हो गया, 4p3 वाला खेल हो गया। क्या खेल हो गया भैया, 4p3। सर ये 4p3 ही क्यों हुआ, मैंने क्या बोला, रिंग्स 3 है तो 4 फिंगर में से कोई से भी 3 फिंगर अपन ने चुने और उन पे रिंग पहनाई। अब जो रिंग पहनाई वो भी क्या है, वो भी तो डिफरेंट है जनाब, इसीलिए तो 4p3 आएगा। अपना एनपीआर वाला फॉर्मूला यहां पे भी जम जाएगा, क्योंकि फिंगर भी डिफरेंट है और रिंग भी डिफरेंट है, कोई तनाव और टेंशन की बात नहीं। अब 4p3 को अपने को सॉल्व करना है तो पूरी दुनिया जानती है कि 4p3 का मतलब है 4 × 3 × 2, क्योंकि 3 बार हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 4 को, 4 3 12 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो 24 तरीके हैं 3 रिंग्स को 4 फिंगर में पहनने के। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे कंडीशन मेंशन्ड है कि एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर, कि हर फिंगर में ज्यादा से ज्यादा एक रिंग आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। अगर यहीं पे ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाती तो क्वेश्चन भी बदल जाता, जो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे भी। इनफैक्ट इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने पहले वीडियो में करा भी है, तो उसको जाके एक दफा देख लीजिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व करवाया था। बाकी जब ऐसा कंडीशन हो कि भाई आपके एटमोस्ट एक फिंगर में एक ही रिंग आ सकती है, तो आप ऐसा करें कि 4 फिंगर में से 3 फिंगर चुने और उनमें रिंग पहना दे, और उसका तरीका है 4p3, खेल आपका हो गया खत्म। इस तरीके से आपका ये एग्जांपल निपट जाएगा। चलिए, एग्जांपलों की कमी नहीं है अपने पास, बहुत सारे हैं। क्वेश्चन ऐसा है, 3 men have 4 coat, 6 waistcoat and 5 caps. In how many ways can they wear them? भाई यहाँ पे 3 पुरुष हैं, 3 मेन हैं और उनके पास चॉइसेस देखें, बड़े रईस घर के हैं वो, देखिएगा जरा। यहाँ पे आपके पास 3 मेन हैं, MAN मैन जो होता है वो सिंगुलर होता है मेरे हिसाब से, MEN मैन जो होता है शायद वो प्लूरल होता है, जितना मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। तो 3 मैन हैं। अब उनके पास ऑप्शन देखिए कितनी रईसी है भाई, उनके पास 4 कोट हैं। कितने कोट हैं, 4 कोट हैं। उसके बाद 6 वेस्ट कोट हैं। मेरे को नहीं मालूम वेस्ट कोट का मतलब क्या होता है, पर मेरे हिसाब से पैंट होगा शायद, कोट ऊपर का, वेस्ट कोट नीचे का पैंट होगा, मालूम नहीं मुझे, कुछ और होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 5 टोपियां हैं। 5 क्या है, टोपियां है। मुझे नहीं
लगता वेस्ट कोट का मतलब पैंट होगा, या जो भी होगा मेरे को नहीं मालूम, अपन तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई 3 पुरुष हैं, उनके पास ऑप्शन देखिएगा भाई, उनके पास 4 कोट हैं, उनके पास 6 वेस्ट कोट है और 5 कैप है, और उन सबको होना है तैयार पार्टी में जाने के लिए। क्या होना है? उन सबको होना है तैयार, कहां जाने के लिए भाई? पार्टी में जाने के लिए। अब तैयार कैसे होंगे? तो भैया 3 मैन हैं, उन तीनों मैन को एक एक टोपी पहननी पड़ेगी, एक एक कोट पहनना पड़ेगा और एक एक वेस्ट कोट पहनना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो अब यहां पे सुनना कहानी, भाई वो कोट कैसे पहनेंगे? 4 कोट है, 3 लोग हैं, 4 कोट है, 3 लोग हैं, तो मेरे हिसाब से कोट पहनने के तरीके 4P3। भाई 4 कोट है, ऑब्वियसली चारों कोट डिफरेंट होंगे, पगले तो है नहीं वो कि 4 सेम कलर के कोट, सेम ब्रांड के कोट अपने घर में रखेंगे, वो तो पैसे की फिजूल खर्ची है। 4 डिफरेंट डिफरेंट कोट रखेंगे तभी होगा, मतलब जब कितनी भी रईसी हो पर 4 डिफरेंट डिफरेंट कोट तो रखेंगे। मतलब क्या? मतलब 4 सेम कोट रख लिए, बाहर वो 4 दिन अलग अलग पहन के, उनके मन में तो है कि हम अलग पहन के गए, पर बाहर वाले लोग बोल रहे हैं यार तू तो सेम पहन के आ गए, तो गरीब समझने लगेंगे। इसीलिए जो 4 कोट है वो डिफरेंट है। उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया है, पर हाँ इतना अपन तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि 4 कोट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यहां पे 3 बंदे थे, 4 कोट को 3 बंदे में बांटने का तरीका 4P3 हजारों बार डिस्कशन कर चुके हैं अपन। यहां पे 6 वेस्ट कोट हैं, एंड अगेन वेस्ट कोट भी डिफरेंट होंगे, 3 बंदों में बांटने का तरीका 6P3। ऐसे ही उनके पास 5 टोपियां हैं, 3 बंदे हैं, उनमें बांटने का तरीका 5P3। तो इस तरीके से हमने उनको पहनाई टोपी, और हमने उनको पहना नहीं, हाँ कोट पहनाया और वेस्ट कोट पहनाया, और फाइनली हमने टोपी पहना दी। भाई इंसान तैयार कब माना जाएगा? तो इंसान तैयार तब माना जाएगा जब वो कोट भी पहन ले, जब वो वेस्ट कोट भी पहन ले और वो टोपी भी पहन ले। बात समझ रहे हैं आप? इंसान तैयार कब माना जाएगा? जब वो तीनों चीजें पहन ले, यानी कि तीनों ही काम करना अत्यंत जरूरी है। बात समझिएगा, तीनों ही काम करना अत्यंत जरूरी है। अगर ये कर लेगा और वो दोनों नहीं करेगा तो क्या उसको तैयार मानेंगे? नहीं मानेंगे, सोसाइटी उसका बहिष्कार कर देगी, डिस्क्रिमिनेट कर देगी उसको। तो यहां पे बंदा तैयार कब माना जाएगा? जब वो ये भी पहने, ये भी पहने और ये भी पहने। और जब ऐसा है तो यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगे कि मल्टीप्लिकेशन? जी हां, मैंने आपको इसीलिए तो सिखाया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो हर जगह लगता है। भाई फंडामेंटल है वो, पूरे चैप्टर में हर जगह घुसा पड़ा है वो, उसको सीखे बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सीखी जाती। लोग यहीं से चैप्टर चालू करते हैं एनपीआर के फॉर्मूले से। मैंने एनपीआर के फॉर्मूले पे आने से पहले 4-5 वीडियो आपके लिए बनाए, जिससे आप कॉन्सेप्ट को सीखें और समझे। इसी कारण अब यहां पे बात आती है, ठीक है सर वो सारी बातें तो आपके समझ में आ गई, अब ये बताओ कि मल्टीप्लाई करें कि एडिशन? मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब काम के सारे पार्ट्स को करना कंपलसरी हो। काम के सारे पार्ट्स को करना कंपलसरी हो, ये भी करना कंपलसरी, ये भी करना कंपलसरी और ये भी करना कंपलसरी। यानी कि इतना तो हम समझ सकते हैं कि इन तीनों चीजों के बीच में मल्टीप्लाई तो आएगा। अब बात बचती है कि सर 4P3 को हम सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए 4P3 को सॉल्व करने का मतलब है बच्चों 4 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना, तो 4 3 2 हमने ऐसे लिख दिया। 6P3 का मतलब है 6 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना, 6 5 4 हमने ऐसे लिख दिया। और 5P3 का मतलब है 5 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना, तो 5 4 3 लिख दिया। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आप पा लीजिए। भाई आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे खुद से, तो मैं यहां पे क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, ये समझते हुए कि मैंने आपको क्वेश्चन सिखा दिया। मल्टीप्लाई सिखाना मेरा काम नहीं है, 11वीं के आप बच्चे हैं, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, करिएगा, आंसर पाइएगा। लगे तो कोई रिफ्रेशर उठा के देख लेना, उसी में से किसी का ये क्वेश्चन होगा। आरएस उठा लेना, आरडी उठा लेना, उसी में से किसी का ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से जो है हम सारी सिचुएशंस निकालेंगे कि जिस तरीके से वो मतलब जो अपने पुरुष लोग थे, 3 पुरुष लोग जो थे वो तैयार हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा पूरे एक्सप्लेनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग फ्रॉम 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर? भाई यहां पे आपके पास 4 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। अब उसने बोला कि सिग्नल बनाना है, पर यहां पे पता है उसने कोई कंडीशन नहीं डाली कि 4 फ्लैग में से चारों फ्लैग की मदद से सिग्नल बनाए या सिर्फ एक फ्लैग
फ्लैग या 2 या 3, ऐसा कोई कंडीशन उसने कहीं पे लिखा? नहीं लिखा। उसने बोला कि भाई आपके पास 4 झंडे हैं, आपको सिग्नल बनाने हैं। हो सकता है कि आप एक ही झंडे से सिग्नल बना के दिखा दो, कमाल का काम कर दो, पैसा बचत कर दो, या हो सकता है आप बोले कि हम 2 झंडों से सिग्नल बनाएंगे। हो सकता है आप में रईसी छा गई थोड़ी सी और आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो 3 झंडों से सिग्नल बनाएंगे, और हो सकता है कि आप थोड़े से बच्चे और आप बोले कि हम तो 4 झंडों से सिग्नल बनाएंगे। तो अलग अलग यहां पे क्या है, सिचुएशंस हैं, तो हमें सारे सिचुएशंस को लेकर चलना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि पहले झंडे कितने हैं, 4 हैं, एंड ऑब्वियसली चारों झंडों का कलर डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो हम यहां पे बनाना चाहते हैं सिग्नल। हम यहां पे क्या बनाना चाहते हैं, हम यहां पे बनाना चाहते हैं सिग्नल। हमारा काम है सिग्नल बनाना। क्या है हमारा काम? हमारा काम है सिग्नल बनाना। अब सिग्नल कैसे बनता है वो हमारी टेंशन है। हम एक झंडे से सिग्नल बनाए, हम जाने, हम 2 झंडे से सिग्नल बनाए हमारा मन, या हम 3 या हम 4 झंडे से सिग्नल बनाए, सब हमारे पे निर्भर करता है भाई। तो हमने बोला कि सबसे पहला केस ले लो कि हम एक झंडे से सिग्नल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक झंडे से सिग्नल बनाएंगे। क्या जब हमने एक झंडे से सिग्नल बनाया तो हमारा काम माना जाएगा पूरा? हां जी, आपका काम था सिग्नल बनाना, आपने एक झंडे से सिग्नल बनाया, आपका काम पूरा हो गया। अब 4 झंडे में से सिर्फ एक झंडे से सिग्नल बनाना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ना सर। कौन सा? 4p1। अब ये मत बोलना सर ये फॉर्मूला कहां से आया और कैसे। भाई 4 डिफरेंट झंडे, सिर्फ एक झंडे से सिग्नल बनाना है तो 4p1। अभी एक सवाल करा था ना, 6 झंडे थे, उसमें से 4 झंडे की मदद से सिग्नल बनाना है, तो हमने बोला 6p4। अभी 4 झंडे हैं, उसमें से एक झंडे की मदद से सिग्नल बनाना है तो 4p1। अब इसको मन करे तो सॉल्व कर लो। मन क्या, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 4 को रिवर्स ऑर्डर में एक बार लिखना है, 4 को रिवर्स ऑर्डर में एक बार लिखना है तो सिर्फ 4 आएगा, और क्या ही आ जाएगा। अभी आएगा केस 2 जिसमें हम 2 झंडों की मदद से सिग्नल बनाएंगे। भाई हमारे पास 2, ये इसमें भी हमारा काम हो रहा है, देखिए इसमें भी काम हो रहा है, इसमें भी काम हो रहा है, काम होना जरूरी है। अब 2 झंडों से कैसे बनाए, तो 4p2। अब 4p2 को कैसे सॉल्व करोगे? 4 को 2 बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 4 3 कितना होता है भाई, 12 होता है। अब आपका मन किया नहीं 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 हम तो 3 झंडों की मदद से सिग्नल बनाएंगे, तो यहां पे आप बोलेंगे कि भाई आपके पास 3 झंडे हो गए, तो आप बोलेंगे कि भाई आंसर होगा 4p3। वापस से 4 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में तो 4 3 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 24 हो जाएगा। कहानी खत्म नहीं हुई है, केस 4 में आते हैं जहां पे आप चारों झंडों की मदद से एक बार में ही सिग्नल बना देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 4p4, और उसका मतलब है 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि 1 से पीछे आप कहां जाओगे, 4 को रिवर्स ऑर्डर में इतना ही तो लिख सकते हो, और 4p4 वैसे भी 4 फैक्टोरियल होता है, जो कि वापस से आपके पास कितना हो गया, 24 हो गया। अब यहां पे सुनिए, यहां पे हमने एक केस ये बनाया, एक केस ये बनाया, एक ये और एक ये। अब करें क्या, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें कि इन सबको ऐड कर दें? भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाएं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाए? मैंने आपको समझाया है कि मल्टीप्लीकेशन तब लगता है जब सारे केसेस करना कंपलसरी होते हैं। यहां पे क्या एक केस करके जरूरी है क्या सारे केसेस करे? भाई आपका काम क्या था, सिग्नल बनाना। अगर आपने एक झंडे की मदद से सिग्नल बनाया तो आपका काम पूरा हुआ? बिल्कुल। काम क्या था, सिग्नल बनाना। हमने एक झंडे से ही बना दिया, हमने बचत कर दी हमारे डिपार्टमेंट की, तो हाँ हमारा काम हो गया। किसी ने बोला नहीं नहीं यार थोड़ा सा हल्का सा ना, एक झंडे में मजा नहीं आ रहा, सिर्फ 4 ही सिग्नल बनेंगे, तो दो झंडे ले लेते हैं, तब भी काम पूरा हुआ। 3 झंडे या 4 झंडे की मदद से भी आप सिग्नल बना सकते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हैं आप? ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि केस 1 जो है केस 2 पे डिपेंड करता है, केस 2 जो है केस 3 पे डिपेंड करता है, ऐसी कोई इनके बीच में डिपेंडेंसी नहीं है। और मैंने समझाया है कि जब डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो और उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, एक को करने से दूसरे पे कुछ बात ना आती हो, यानी कि एडिशन लगेगा, और एक को करने से भी अपना काम पूरा हो जाता है तो भी एडिशन लगेगा। तो बस आप यहां पे ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24 + 24 + 12 + 4। सॉल्व कर लो, 24 + 24 होता है 48, 12 + 4 होता है 16। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से कि 64 तरीके होंगे अपने सिग्नल बनाने के। देख लीजिए 48 + 6 54 + 10 64। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये सवाल सॉल्व होगा। यहां पे देखिए पहले ये केसेस बना जरूरी थे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं,
कभी मैंने नहीं देखा है कि कोई एग्जाम हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक हो और इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे ना पूछे। चलिए इस एग्जांपल को अपन खत्म करते हैं, कुछ और बढ़िया एग्जांपल हैं, अपन उन पे जरा आ जाते हैं। इन एग्जांपल्स में अब चालू होंगे कि एक ही क्वेश्चन में वो दो दो अलग अलग प्रकार की चीजें पूछे। तो चलिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन हमें ये कहता है अ कोड इज टू कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेटर्स फॉलोड बाय टू डिस्टिंक्ट नंबर्स बिटवीन 1 and 9। फॉर एग्जाम्पल CA35 DQ72 एटसेट्रा आर कोड्स। तो भाई सवाल ऐसा कहता है कि आपको एक कोड बनाना है चार चीजों का मिलके। अब ये जो चार चीजों का कोड होना चाहिए उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जो पहले दो होने चाहिए वो आपके अल्फाबेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पहले दो आपके अल्फाबेट होने चाहिए और जो आखिरी दो हैं ये दोनों आपके जो है नंबर्स या डिजिट्स, मतलब डिजिट्स होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? आपके डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, पहले दोनों होने चाहिए अल्फाबेट, आखिरी दोनों होने चाहिए डिजिट्स। अब यहां पे जो अल्फाबेट होने चाहिए ये भी डिफरेंट होने चाहिए और जो डिजिट्स होने चाहिए ये भी क्या होने चाहिए? ये भी आपके डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन है। भाई आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है एक 4 डिजिट का, मतलब 4 जगहों का कोड, 4 चीजों का कोड, जिसमें पहले दोनों होने चाहिए अल्फाबेट, आखिरी दोनों होने चाहिए आपके डिजिट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे दिया उन्होंने CA35। यहां पे देखिए पहले दोनों जो है अल्फाबेट है, आखिरी दोनों जो है डिजिट है। जैसे कि एक और एग्जांपल दे दिया उन्होंने DQ72, यहां पे भी पहले दोनों अल्फाबेट है, आखिरी दोनों डिजिट है। अब यहां पे दो क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हैं। पहला क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि हाउ मेनी सच कोड्स आर देयर, ऐसे कितने तरीके के कोड्स बन सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है हाउ मेनी ऑफ देम एंड विथ एन इवन इंटीजर, और उसमें से ऐसे कितने कोड होंगे जो एक इवन इंटीजर से खत्म होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? चलिए सवाल करते हैं। सबसे पहला वाला, तो सबसे पहले वाले के अकॉर्डिंग हमें टोटल कोड्स बताने हैं कि टोटल ऐसे कितने कोड्स बनेंगे। आ जाइए भाई, टोटल कोड्स अगर हमें निकालने हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें 2 अल्फाबेट चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें 2 अल्फाबेट चाहिए और उसके बाद लास्ट में हमें क्या चाहिए? हमें 2 डिजिट चाहिए। अच्छा, डिजिट वाले पे कंडीशन बोला है कि जो डिजिट्स आपको लेना है 1 और 9 के बीच में लेना है, यानी कि 0 जो है वो यहां पे आपको कंसीडर ही नहीं करना है, 0 की आपको बात ही नहीं करनी है। तो आप 2 डिजिट लेंगे कैसे? भाई पहले अल्फाबेट पे आ जाओ। 2 अल्फाबेट लेंगे कैसे? अल्फाबेट पे तो कोई कंडीशन उन्होंने डाली नहीं। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट होते हैं, तो जो 2 अल्फाबेट को चुनने का तरीका है वो है 26P2, चुनना भी और उनको अरेंज भी करना। मतलब परम्यूटेशन का तरीका क्या है? 26P2। समझ रहे हैं? 2 अल्फाबेट के परम्यूटेशन का क्या तरीका है? 26P2। वहीं पे 2 डिजिट के परम्यूटेशन के क्या तरीके होंगे? भाई 1 से लेकर 9 जाना है, यानी कि कितने डिजिट हैं आपके पास? यानी कि 9 डिजिट्स हैं आपके पास। तो 9 डिजिट में से 2 डिजिट का आपको परम्यूटेशन करना है। तो आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 9P2। बिल्कुल सही है आप। अब आपको कोड तो पूरा बनाना है, यानी कि अल्फाबेट भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए, यानी कि दोनों ही चीजें रहना कंपलसरी हो गई। ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी तभी कोड बनेगा। दोनों ही पार्ट कंपलसरी है। जब दोनों ही पार्ट कंपलसरी है, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगेगा ही लगेगा। अब 26P2 को आप सॉल्व कर लें। आप जानते हैं 26 को 2 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो आप बोलेंगे 26 into 25। यहां पे 9P2 है, 9 को 2 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो आप बोलेंगे 9 into 8। बस अब इस मल्टीप्लिकेशन को आप पूरा कर लीजिएगा, आपके पास नंबर ऑफ कोड्स जो है मिल जाएंगे। तो बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा एक भी एक्स्ट्रा स्टेप आपको नहीं करना। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की ये आपको अच्छे से समझ में आया और कहीं पे कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी इसी में जरा दूसरा पार्ट अपन कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने कंडीशन डाल दी हाउ मेनी ऑफ देम एंड विथ एन इवन इंटीजर, यानी कि जो अब आप कोड्स बनाना चाहते हैं उसमें जो आखिरी जगह है, आखिरी जो डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ इवन ही होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन डल गई। तो यहां पे नंबर ऑफ कोड्स की थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि जो पहला वाला अपन ने सिचुएशन खेला था, सिचुएशन सॉल्व किया था, उसमें तो कोई सा भी बन सकता था। अब यहां पे कंडीशन डल गई कि जो आखिरी डिजिट है उसको तो आपको इवन रखना है। अब ये काम कैसे करेंगे? चलिए आते हैं वापस
आपस से हमारा कोड कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2 अल्फाबेट होने हैं। देखते जाइएगा, हमारा कोड ऐसा होना है कि 2 अल्फाबेट होने हैं, 2 डिजिट होने हैं। लेकिन इस 2 डिजिट के केस में एक कंडीशन है, सिर्फ 2 डिजिट का है। भाई ये जो आखिरी वाला प्लेस है इसमें तो सिर्फ इवन डल सकता है। अब आपको डिजिट है 1 से लेकर 9 तक। डिजिट कहां से है? 1 से लेकर 9 तक, यानी कि इसमें आता है 2, इसमें आता है 3, इसमें आता है 4, इसमें आता है 5, 6 है, 7 है, 8 है और है 9। भाई इसमें से इवन कौन से वाले हैं? तो इवन है आपके पास 2, इवन है आपके पास 4, 6 है और 8 है। तो इवन डिजिट कितने हैं? 4 हैं। यानी कि इस वाले जगह में चॉइसेस कितनी आ गई? आप खुद सोच के देखिएगा, इसमें चॉइसेस कितनी आ गई? इसमें आपको फिल करने की 4 चॉइसेस आई। 4 चॉइसेस क्यों आई? क्योंकि इवन डिजिट कितनी है आपके पास? 4 है। भाई जब 4 इवन डिजिट हैं तो आखिरी डिजिट को फिल करने के 4 चॉइसेस होंगे। लेकिन सर बात आती है इस डिजिट की, इस डिजिट को फिल करने के कितने चॉइसेस? क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपके डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, आपके कोड्स भी डिफरेंट हैं, नंबर्स भी डिफरेंट होने हैं, कोड भी डिफरेंट होने हैं। भाई शुरुआत में आपके पास कितनी चॉइसेस थी? शुरुआत में आपके पास 9 चॉइसेस थी, 9 ऑप्शंस थे। लेकिन हुआ क्या? आपने एक डिजिट तो यहां पे डाल दिया, तो 9 चॉइसेस में से एक चॉइस तो चला गया, क्योंकि भाई एक प्लेस आपने भर दिया। 9 में से 4 मत माइनस कर देना, 4 चॉइसेस है इस जगह को भरने के। पर जब 4 चॉइसेस में से एक भी चॉइस यहां पे फिल करोगे तो आपके पास 9 डिजिट में से कितने डिजिट जाएंगे? सिर्फ एक डिजिट कंज्यूम होगा ना, क्योंकि प्लेस तो आपने एक भरा। तो कितनी चॉइसेस बची? 8 चॉइसेस बची। तो इस प्लेस को भरने के लिए कितनी चॉइसेस है भाई? 8 चॉइसेस हैं। ये मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है, तो वो आपने देखी होगी, तो इधर परेशानी नहीं होगी। तो 2 डिजिट बनाने के कितने तरीके? 8 4 जा 32। लेकिन बात आती है कि भाई अल्फाबेट वाले में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, तो अल्फाबेट में तो कोई कंडीशन ही नहीं डाला। तो जैसे वहां पे 26p2 करा था, यहां पे भी हम 26p2 कर देंगे। तो यहां पे भी हमने 26p2 कर दिया। बस अब यहां पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 26p2 का मतलब है सबसे पहले आएगा 26, फिर आएगा 25 और यहां पे जो ये 32 है इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपके पास पूरा आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो बस इतना प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है आपके एग्जाम में जब उनको सिर्फ परम्यूटेशन टॉपिक से क्वेश्चन बनाना है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया है। और भी सवाल है हमारे पास, चलो उन पे चलते हैं। यहां पे एक सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। भाई आपके पास 5 बॉयज हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, 3 गर्ल्स हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। आपको इनको एक लाइन में बिठाना है, पर कंडीशन सिर्फ इतनी है कि कोई भी 2 गर्ल्स जो हैं उनको साथ में नहीं बिठाना है। मतलब यहां पे कौन सा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है? ऐसा ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास बॉय 1 है, बॉय 2 है, बॉय 3 है, अलग अलग बॉयज हैं इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं, बॉय 4 है, बॉय 5 है। मान लीजिए आपके पास गर्ल 1 है, गर्ल 2 है, गर्ल 3 है और आपके पास गर्ल 4 है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? भाई आपको क्या करना है, इनको आपस में बिठाना है। पर नहीं, गर्ल 4 नहीं, आपके पास 3 गर्ल्स हैं इसलिए गर्ल 3 तक, ठीक है। आपको यहां पे इनको एक लाइन में बिठाना है, पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 गर्ल्स जो है ऐसे साथ में बैठ जाएं। ये सिचुएशन हमको कभी भी नहीं होने देनी है। हमको गर्ल्स को हमेशा डिफरेंट बिठाना है। अब ये काम कैसे करेंगे? बच्चों याद रखिएगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका मैं बता रहा हूं यही रहता है। कभी बॉयज और गर्ल्स की जगह ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं कि भाई हमारे पास 5 ये चीजें हैं, 4 ये चीजें हैं, हमको उनको कुछ ऐसे अरेंज करना है कि ये दोनों चीजें जो है साथ नहीं आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो तरीका आप एक बार समझ लीजिए, आप क्वेश्चंस के प्रकार देख लीजिएगा और हो भी जाएंगे आपसे। तरीका सीखिए। भाई आपको किसको इंडिविजुअली बिठाना है, मतलब किसको साथ में नहीं बिठाना है? तो गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना है। तो जब गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना है तो तरीका क्वेश्चन का यह होता है कि पहले बॉयज को बिठाएं। क्या करें आप? पहले बॉयज को बिठाएं। ध्यान से सुनिएगा, किसको साथ में नहीं बिठाना है? गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना है। तो अगर गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना है तो पहले हम किसको बिठाएंगे? पहले हम बॉयज को बिठाएंगे। चलिए पहले बॉयज को बिठाते हैं लाइन में। तो बॉयज को कैसे बिठाओगे? आप बोलोगे बॉय 1 इधर हो गया, बॉय 2 इधर हो गया, बॉय 3 इधर हो गया, बॉय 4 इधर हो गया और बॉय 5 जो है इधर हो गया। ये 5 लड़के बैठ गए। लेकिन बच्चों जब ये बैठेंगे तो इनके बीच में जगह होगी। देखिए एक प्लेस ये खाली, एक प्लेस ये खाली, एक प्लेस ये खाली,
खाली, एक प्लेस ये खाली, एक प्लेस ये और एक ये प्लेस खाली। ये प्लेसेस आपके खाली हैं। अब सुनते जाइएगा कहानी। अब कितने प्लेस खाली हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस खाली हैं। कहानी सुनिएगा भाई। इन 6 प्लेसेस में से गर्ल्स को कहीं पे भी बिठाओ, क्या गर्ल्स टुगेदर आएंगी? नहीं आएंगी। देखिए, अगर आपने एक गर्ल यहां बिठा दी, दूसरी गर्ल यहां बिठा दी, दोनों के बीच में बॉय आ गया, तो गर्ल साथ में नहीं बैठेंगी। आपने एक गर्ल यहां बिठा दी तो दूसरी गर्ल यहां बिठा दो मान लो, और तीसरी गर्ल यहां बिठा दो मान लो, तभी भी गर्ल साथ में नहीं आएंगी। इसीलिए हमने सबसे पहले किसको बिठाए? सबसे पहले हमने बॉयज को बिठाए, और जो जगह बची उसमें हम किनको बिठाएंगे? गर्ल्स को बिठाएंगे। पर सवाल यह आता है कि सर बॉयज को बिठाने का सिर्फ यही तरीका है क्या? सिर्फ यही मतलब B1 को आगे, B2 को उसके पीछे, यही तरीका है क्या? नहीं सर, आपके पास 5 बॉयज है, 5 बॉयज को बिठाने का तरीका है 5P5। 5 बॉयज हैं, पांचों के पांचों को बिठाना है, अरेंजमेंट भी तो होना है। तो उनको कैसे अरेंज करोगे? 5P5 से अरेंज कर दोगे। भाई बॉयज साथ आ सकते हैं, गर्ल साथ नहीं आ सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 5 बॉयज को बिठाने का तरीका 5P5। बात समझ में आ रही है भाई? 5 लड़के हैं, 5 जगह ऑक्यूपाई करेंगे, तो 5 लड़कों को बिठाने का तरीका 5P5। अब जब 5 लड़के बैठ चुके हैं, है ना, तो कितनी जगह क्रिएट हुई? 6 जगह क्रिएट हुई। 1 2 3 4 5 6। 5 लड़के जब बैठ चुके हैं तो 6 जगह क्रिएट हुई है। अब 6 जगह में से गर्ल्स कितनी हैं? तो सर गर्ल्स तो सिर्फ 3 हैं भाई, जगह 6 हैं, गर्ल्स 3 हैं, तो हमें कितनी प्लेसेस चाहिए? हमें 3 प्लेसेस चाहिए। तो सुनिएगा भाई, हमारे पास 6 गर्ल्स हैं, और सॉरी 6 सीट्स हैं और 3 गर्ल्स हैं। ऑब्वियसली वहां पे गर्ल्स बैठेंगे भी और आपस में अरेंजमेंट भी होगा उनका। तो 6 ऑब्जेक्ट्स, उनमें से 3 चीजों को बिठाना है, तो आप क्या कर देंगे? आप 6P3 कर देंगे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये था कि सबसे पहले बॉयज को बिठाना है, जिससे जब उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होगी उनके बैठने की, उन स्पेसेस में हम गर्ल्स को बिठाएंगे। तो बॉयज 5 थे, हमने उनको बिठा दिया। उनको बिठाने के कितने तरीके? 5P5, बिकॉज 5 डिफरेंट बॉयज हैं, पांचों के पांचों बैठेंगे तो 5P5। जगह 6 क्रिएट हुई, 6 जगह में से सिर्फ 3 जगहों को गर्ल्स को देना है, तो हमने 6P3 कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 5P5 मैंने आपको समझाया था, वो होता है 5 फैक्टोरियल, NPN होता है n फैक्टोरियल। 6P3 का मतलब होता है 6 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 6 × 5 × 4। बस इस मल्टीप्लीकेशन को आप सॉल्व करिएगा, आपके पास आंसर हाजिर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। हिंट कहां छुपा होता है? हिंट छुपा होता है कि पहले आप बॉयज मतलब डिफरेंट किसको करना है भाई? गर्ल्स को सेपरेटली बिठाना है कि बॉयज को? तो गर्ल्स को सेपरेटली बिठाना है ना, तो पहले किसको बिठाएंगे? पहले बॉयज को बिठाएंगे, और जो जगह बचेगी उसमें किसको बिठाएंगे? गर्ल्स को बिठाएंगे। ये तरीका ध्यान रखिएगा। चलिए, ये एग्जाम्पल होता है खत्म। अभी एक और एग्जाम्पल है, उस पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल सेम कुछ जैसा अभी अपन ने किया ना, कुछ वैसा ही है। देयर आर 2 इंग्लिश, 3 संस्कृत एंड 4 हिंदी बुक्स। भाई आपके पास 2 इंग्लिश की किताब है, 3 संस्कृत की किताब है, 4 हिंदी की किताब है। आगे, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड? कितने तरीकों से आप इन किताबों को अरेंज कर सकते हैं ऑन अ शेल्फ? बुक की एक शेल्फ है, सो एज टू कीप ऑल द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर। सुनिए कहानी वापस से। आपके पास 2 इंग्लिश की किताब, 3 संस्कृत की किताब और 4 हिंदी की किताब। भाई आपको इन बुक्स को अरेंज करना है एक बुक शेल्फ पे, लेकिन एक कंडीशन है कि जो सेम लैंग्वेज की बुक है वो साथ में आनी चाहिए। जैसे कि हिंदी की 4 किताबें हैं, तो जब अरेंज करो तो वो चारों किताबें साथ में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदी की एक किताब उधर है, हिंदी की दूसरी किताब उधर है और बीच में अंग्रेजी और संस्कृत की किताब आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों की चारों हिंदी किताबें सेम जगह, दोनों की दोनों इंग्लिश किताबें सेम जगह और तीनों के तीनों संस्कृत किताबें सेम जगह। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो सर ये सिचुएशन होगी कैसे? तो यहां पे भी हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। आ जाइए भाई, हमारे पास कितनी किताबें हैं? इंग्लिश की 2, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। एक इंग्लिश किताब का नाम E1 रख देते हैं, दूसरे का नाम E2 रख देते हैं। भाई संस्कृत की 3 किताबें हैं, डिफरेंट होगी। एक S1 होगी, एक S2 होगी, एक S3 होगी। आपके पास हिंदी की 4 किताबें हैं, डिफरेंट होगी।
होगी, एक H1 होगी, एक H2 होगी, एक H3 होगी और एक H4 होंगी। ऐसे 4 हिंदी की किताबें हो गई। अब कहानी सुनिए, आपको इन दोनों इंग्लिश की किताबों को साथ रखना है तो आपने इसका एक बंडल बना दिया, आपने इन दोनों को एक साथ रख दिया, आपने इसका क्या कर दिया, एक बना दिया। आपने बोला ये एक यूनिट है। एक यूनिट क्यों है भाई, इन दोनों को तो अलग करना ही नहीं है, साथ में रखना है, तो हमने उन दोनों को एक बोरी में बांध के रख दिया कि ये एक चीज। यहां पे आपके S1 S2 S3 ये भी तीनों को साथ में रखना है, तो तीनों को अपन ने एक बोरी में डाल के बंद कर दिया, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इसको एक यूनिट मानेंगे अपन, एक ऑब्जेक्ट मानेंगे अपन। ऐसे ही अपने को चारों हिंदी को साथ में रखना है तो उनको भी एक बोरी में बंद कर दिया, वो भी पूरी की पूरी क्या हो गई, एक यूनिट हो गई अपनी। तो अपने पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, अपने पास एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट। हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट हो गए। कहानी समझिएगा। तो हमने क्या किया है, इंग्लिश वालों को एक बंडल में बंद किया, संस्कृत वालों को एक बंडल में बंद किया और हिंदी वालों को एक बंडल में बंद किया, जिससे वो साथ रह सके। अब इन 3 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन क्या होगा भाई, तीनों के तीनों बंडलों को आप परम्यूटेट करोगे तो इसका परम्यूटेशन होगा 3p3। क्या होगा परम्यूटेशन, 3p3। पर यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अरेंजमेंट तो इस बंडल के अंदर भी हो सकता है भाई, अरेंजमेंट तो इस बंडल के अंदर भी हो सकता है। E1 पहले आए, E2 बाद में आए, E2 पहले आए, E1 बाद में आए। आप पॉइंट समझ रहे हैं, बंडल के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। इस चीज को समझिए, जैसे ये संस्कृत वाला बंडल है S1 S2 S3, लेकिन इसके अंदर भी अरेंजमेंट हो सकता है S2 S1 S3 या S3 S2 S1, तो अरेंजमेंट अंदर भी हो सकता है। ऐसे ही जो इंग्लिश की हिंदी की जो 4 किताबें आपने रखी है, अरेंजमेंट अंदर भी हो सकता है। आपने H1 H2 H3 H4 डाला, किसी ने बोला नहीं नहीं इसको चेंज कर दो H2 H3 H1 H4, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। यानी कि हमें यहां पे इंटरनल अरेंजमेंट को भी काउंट करना पड़ेगा। अब इंटरनल अरेंजमेंट को कैसे काउंट करें वो सुनो भाई। इस बंडल का इंटरनल अरेंजमेंट कैसे होगा, परम्यूटेशन कैसे होंगी, 2 चीजें हैं, दोनों के दोनों अरेंज होने हैं, तो आप समझ जाएंगे यहां पे 2p2 होगा। यहां पे इस बंडल के अंदर 3 चीजें हैं, तीनों के तीनों अरेंज करना है तो यहां पे 3p3 हो जाएगा। और यहां पे 4 चीजें हैं, चारों के चारों अरेंज करने हैं, चारों के चारों का परम्यूटेशन होता है तो 4p4 हो जाएगा। तो ये जो था बीच वाला, ये आपके बंडल्स का परम्यूटेशन था। ये जो बीच वाला था ये आपके बंडल का परम्यूटेशन था। ये जो आया है ये बंडल के, एक बंडल के अंदर का परम्यूटेशन है, ये आपके दूसरे बंडल के अंदर का परम्यूटेशन है, और ये जो है आपके तीसरे बंडल के अंदर का परम्यूटेशन है। तो एक तो मेन परम्यूटेशन हो गया बंडलों का, देखना जरा आंसर क्या लिखेंगे। एक मेन परम्यूटेशन हो गया बंडलों का, पहले बंडल के अंदर का परम्यूटेशन 2p2 और दूसरे बंडल के अंदर का परम्यूटेशन 3p3 और आपके तीसरे बंडल के अंदर का परम्यूटेशन 4p4। मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि सारी चीजें करना जरूरी है भाई। इंग्लिश की किताबें भी तो आपस में अरेंज होंगी, संस्कृत की भी आपस में अरेंज होंगी, हिंदी की भी आपस में अरेंज होंगी। तो यहां पे हर एक काम को, जो अपना टास्क था ना बंडल में अपना बांटना, ये हर एक टास्क जरूरी था, उसके अंदर का अरेंजमेंट भी जरूरी है, सब इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगेगा। बस अब 3p3 का मतलब बताइए जल्दी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 3p3 का मतलब क्या होगा, npn का मतलब क्या समझाया मैंने, n फैक्टोरियल। तो 3p3 का मतलब होगा 3 फैक्टोरियल, 2p2 का मतलब होगा 2 फैक्टोरियल, यहां पे आपके 3p3 अगेन आ गए, उसका मतलब 3 फैक्टोरियल, और 4p4 का मतलब है 4 फैक्टोरियल। बस यहां पे इनकी फैक्टोरियल की वैल्यू डालिए, आपस में मल्टीप्लाई करिए, आंसर पाइए। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, इसको कहते हैं बंडल्स बनाना और बंडल के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट करना। मोस्ट डिफिकल्ट बोल रहा था, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, आप अपने स्कूल के पुराने पेपरों को उठा के देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चेक कर लीजिएगा जाके। चलिए कुछ और सवाल हैं हमारे पास, उनको भी जरा करते हैं। अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे अपने पास। एक तो ये हो गया खत्म। अगला, in how many ways can 7 examination papers be arranged so that the best and the worst paper are never together? भाई आपके पास 7 एग्जाम के पेपर है, मतलब एक एग्जाम है और मतलब ऐसा कुछ समझ लो आपके पास 7 पेपर हैं। क्या है आपके पास 7 पेपर, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। और इनफैक्ट उन्होंने क्वेश्चन में बोला ही है, नहीं क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, पर ठीक है डिफरेंट लिखना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिखा है, तो अपन मान लेते हैं कि सातों के सातों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम में मेंशन रहेगा
रहेगा, ठीक है। 7 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स आर नेवर टुगेदर। देखो उसमें बोल दिया बेस्ट और वर्स्ट, तो बेस्ट और वर्स्ट तो तभी हो सकता है ना जब डिफरेंट पेपर हो, तो जरूरी नहीं लिखें, वो आपको बातों बातों में ही हिंट दे दें कि वो डिफरेंट है। उन्होंने क्या बोल दिया, बेस्ट एंड वर्स्ट। अब सातों के सातों सेम होते तो उसमें एक पेपर खराब कैसे होता है, उसमें पेपर अच्छा कैसे होता। पेपर बेस्ट एंड वर्स्ट का मतलब है डिफिकल्ट ज्यादा हो गया तो पेपर वर्स्ट हो गया, एकदम इजी हो गया तो पेपर बेस्ट हो गया। बच्चों के रेफरेंस में अपन बातें कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पे बन के उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है यार, 7 पेपरों को कुछ नाम दे दें, आ जाओ नाम दे देते हैं। हमने बोला एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है, एक पेपर 3 है, एक पेपर 4 है, एक पेपर 5 है, एक पेपर 6 है, एक पेपर 7 है, ये 7 पेपर हैं। अब हमको अरेंजमेंट कुछ ऐसे करना है कि इन सातों पेपर में से एक होगा सबसे बेस्ट पेपर और एक होगा सबसे वर्स्ट पेपर, एक होगा सबसे बेस्ट पेपर और एक होगा सबसे वर्स्ट पेपर। जो बेस्ट और वर्स्ट है जब इसको अरेंज करोगे, अरेंज करना मतलब वही एक लाइन में खड़ा करना, पर्सन ले लो, पेपरों की जगह पर्सन ले लो, एक तुम्हारा दुश्मन और एक तुम्हारा दोस्त। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन जो हो गया वर्स्ट और जो तुम्हारा दोस्त है वो हो गया बेस्ट, वो दोनों साथ में ना आ जाए, गलती से उन दोनों की दोस्ती हो गई तो तुम्हारी हालत खराब हो गई। तो ऐसा अपने को सिचुएशन नहीं क्रिएट करना, तो तुम पेपर की जगह पर्सन ले लो और ऐसे समझ लो क्वेश्चन को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की खास बात यही है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जिस तरीके से दिया हो आप सॉल्व भी उस तरीके से करें। जहां पे उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे लिया, आपने क्वेश्चन को पर्सन में कन्वर्ट कर दिया और आपको लगा अरे यार अब तो ये सवाल हो जाएगा अपने से, तो आपकी मानसिकता पे, आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को लेते कैसे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हर क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं होता है जैसे वो दिया रहता है, आप उसको तोड़ मरोड़ के अपने पाले में कर सकते हैं और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे तो अपन, चलो बात समझ आ रही होगी आपको, आई होप। तो 7 पेपर थे, आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है, एक लाइन में खड़ा करना है कि बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर जो है साथ में नहीं आने चाहिए। कौन साथ में नहीं आने चाहिए, बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर जो है साथ में नहीं आना चाहिए। अब ऐसा कैसे होगा सर, तो सुनना इसका तरीका क्या है। हाँ, मैं पहले कहूंगा कि मुझे तो सारे तरीके बता दो इनको अरेंज करने के। मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं कहूंगा टोटल परम्यूटेशंस बताओ। आप ये मत सोचो कि बेस्ट और वर्स्ट साथ आया कि नहीं आया, आप तो ये बताओ सारे तरीके बता दो जिस तरीके से मैं इनको अरेंज कर सकता हूं। तो इसमें वो तरीके भी आ जाएंगे जब बेस्ट और वर्स्ट क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। आप पॉइंट समझ पा रहे हो। तो ये मैं निकाल रहा हूं टोटल वेज। जब मैं टोटल वेज निकालूंगा तो इसमें वो सब आ जाएंगे जिसमें बेस्ट और वर्स्ट साथ भी होंगे। तो सर ये तो करना नहीं है, ठीक है आंसर पे आएंगे, पहले मेरी बात तो सुनो। तो टोटल वेज निकालने के लिए अपन बोल देंगे 7p7। 7p7 का मतलब है कि सातों के सातों पेपर को अपन ने अरेंज कर दिया। सातों के सातों पेपर को क्या कर दिया, अपन ने अरेंज कर दिया। इसमें वो वाले केसेस भी आ चुके हैं बच्चों जब बेस्ट और वर्स्ट साथ में है। तो अब ऐसा करते हैं, इन टोटल वेज में से उनको अपन घटा देते हैं जिसमें बेस्ट और वर्स्ट टुगेदर थे। अब सुनते जाना। अब सेकंड बार में मैं निकालूंगा वो वेज जिसमें बेस्ट और वर्स्ट साथ में था। मैं सेकंड में क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ वेज इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर वर टुगेदर। नंबर ऑफ वेज in which best and worst paper were together. Number of ways in which best and worst, उन तरीकों में, मतलब ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें सबसे बेस्ट और सबसे खराब पेपर साथ में है। नंबर ऑफ वेज इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर टुगेदर। समझ गए हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे तरीके जिसमें सबसे बेस्ट पेपर और जिसमें सबसे वर्स्ट पेपर किसमें होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। अब ये काम सर कैसे करेंगे, तो चलो इस काम को अपन इस पन्ने पे कर लेते हैं। भाई आपके पास 7 पेपर थे, P1, P2, P3, फिर कौन है, फिर है अपने पास P4, फिर है अपने पास P5, फिर है अपने पास P6 और फिर है अपने पास कौन, P7। भाई मैं वो तरीके निकालना चाहता हूं जिसमें मेरा वर्स्ट और बेस्ट पेपर साथ में है, क्योंकि मैं वो तरीके निकाल चुका हूं जिसमें सारे तरीके हैं। तो अब मैं वो निकाल लेता हूं जिसमें वो साथ में है। सुनते जाना कहानी होगी क्या, पहले निकाल लेते हैं फिर आगे की कहानी समझाता हूं। ऐसा करते हैं, जो 6 और 7 वाला पेपर है इसको अपन बोल देते हैं बेस्ट पेपर और इसको अपन बोल देते हैं वर्स्ट पेपर। तो हमको क्या करना है, हमको बेस्ट और वर्स्ट को साथ में रखना है।
किसी चीज को साथ में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? उन दोनों का एक बंडल बना दो। क्या बना दो? उन दोनों का बंडल बना दो। सिखाया था मैंने, जैसे हिंदी और संस्कृत की किताबें अरेंज कर रहे थे तो क्या करा था अपन ने? दोनों का बंडल बना दिया था। तो यहां पे अपने को भी इन दोनों चीजों को साथ में रखनी थी तो अपन ने क्या कर दिया? बंडल बना दिया। और जब बंडल बनाते हैं तो कितना ऑब्जेक्ट कहलाता है? वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को करस्पॉन्ड करता है। यहां से लेकर यहां तक कितने ऑब्जेक्ट है? यहां से लेकर यहां तक 5 ऑब्जेक्ट है। ये कितना है? 1 है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके पास? टोटल आपके पास 6 ऑब्जेक्ट हो गए। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? उसको तो बंडल बना दिया। अब 6 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन होता है 6p6। भाई 6 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन होता है 6p6। लेकिन सर ये जो आपने बंडल बनाई है इसका इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होगा, इसका इंटरनल परम्यूटेशन भी होगा। दो चीजें हैं तो दो चीजों का परम्यूटेशन 2p2। तो इस तरीके से आपने वो सिनेरियोज निकाल लिए, वो वेज निकाल लिए जहां पे आपके बेस्ट और वर्स्ट टुगेदर थे। तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा 6p6, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा अपने पास 6p6 मल्टीप्लाइडेड बाय 2p2। कहानी सुनते जाना। तो देखो भाई ऐसा है, ये है आपके टोटल वेज, जितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते थे, परम्यूटेट कर सकते थे। और ये हैं आपके वो तरीके जब वो साथ में होने हैं। पर हमको तो वो तरीके निकालने हैं जब वो साथ में नहीं होने हैं। तो हम क्या करेंगे? जो टोटल वेज हैं उनमें से हम घटा देंगे उन तरीकों को जिनको हमें साथ में नहीं रखना है। तो साथ में किसको नहीं रखना है? मतलब ये वाले तरीके वो थे जब वो साथ में थे, ये टोटल तरीके थे। तो टोटल में से जब वो साथ में थे उनको हटा दो, यानी कि इसमें से किसको हटा दो भाई? 6p6 इंटू 2p2 को आप क्या करते हैं? आप हटा दे। क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुका है। टोटल वेज में से उन तरीकों को आपने हटा दिए जिनको साथ में नहीं, जब वो साथ में थे। ठीक है, तो टोटल वेज में से जब आपने उन सबको हटा दिया जब वो साथ में थे तो आपके पास वो तरीके आएंगे जब वो साथ में नहीं थे। अब 7p7 का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल, 6p6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, 2p2 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 7 फैक्टोरियल हो गया 5040, 6 फैक्टोरियल हो गया आपके पास 720। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब उधर मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ क्वेश्चन था नहीं। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लें और फिर आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करके क्वेश्चन को जो है खत्म करें। चलिए, तो ये सवाल बच्चों अपना निपट चुका है। एक ऐसा ही सवाल आपके लिए मैं होमवर्क डाल देता हूं जिसको आप खुद से कर लीजिएगा। सवाल ये वाला है, तो इसको एज अ होमवर्क करना है। सेम कॉन्सेप्ट की मदद से अपन जैसे इसको करे ना क्वेश्चन, या जहां पे अपन ने वर्स्ट और बेस्ट को अलग अलग किया, सेम कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं पड़ेगा। और बच्चों इस वीडियो में अपन कहानी को यहीं पे रोकेंगे। परम्यूटेशन पे कुछ और सवाल हैं जिनको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी कर देंगे तो फिर आप बोर हो जाएंगे कि सर कितनी लंबी वीडियो है। तो छोटी वीडियो में अपन प्रिसाइज बात करते हैं और फिर आने वाली अगली वीडियो में जो है इसकी कहानी आगे अपन बढ़ाते हैं। परम्यूटेशन जो अपन ने पढ़ा व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, इसी की आगे की कहानी अगली वीडियो में होगी। पर वीडियो एंड करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं जिनको सुनने के बाद ही आप इस वीडियो को बंद कीजिएगा। अब देखिए भाई, इस वीडियो में इतनी कहानी हो गई। अच्छा, अगली वीडियो का टारगेट बता देता हूं आपको। अगली वीडियो में जो है परम्यूटेशन के ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वहां पे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जो अपना टॉपिक था वहां पे परम्यूटेशन जब ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट थे। अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस को करेंगे जब आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, तो वो अगली वीडियो में सिखाऊंगा। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत तरीकों से आप पढ़ सकते हो, इसका आपको आइडिया होगा ही, है ना। इसका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसका वेबसाइट है और साथ में आप इसके मोबाइल एप्लीकेशन से भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप इसकी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बुक्स और ई बुक्स हैं जिसमें एमसीक्यू, थ्योरी बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे टाइप की बुक्स आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स फिल इन करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपसे गेट इन टच हो जाएगी। बाकी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आप एंजॉय करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। इतने सारे कोर्सेस हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर एक वीडियो हाई क्वालिटी वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, चैनल को लाइक करना, नहीं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, जहां पे हमें डिस्कशन करना है कि परम्यूटेशंस कब मतलब अपन लगाते हैं, मतलब किस तरीके से लगाते हैं जब आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। तो वो कहानी अगली वीडियो के है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। टिल देन आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ाई करें, मैग्नेट ब्रेन पे स्टे ट्यून्ड रहें एंड प्लीज टेक केयर।